हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएसएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 10 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 25 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट हैं और अगर आप CHSL 2024 देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये क्लियर हो चुका है मतलब 90% केसेस में कि आपके जो है एग्जाम वो TCS ही लेगा, क्योंकि अभी तक नया वेंडर जो भी है वो आपको सब मालूम ही है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को फॉलो करिए। अगर एक सेट में 4-5 सवाल ही इंपॉर्टेंट है तो आप उसको ही देख के जाइए। 5 मिनट 10 मिनट जो भी अच्छा लगे आप इस आधे घंटे की वीडियो में से वो निकाल सकते हैं, अपने लिए फायदेमंद चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है, और अपने लिए फायदा ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे मैथमेटिक्स के सवालों की तरफ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। पहला सवाल क्या बोलता है क्वांट का, कि 8 cm और 5 cm के दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी अगर 11 सेंटीमीटर है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। आपने ये चीज़ कितनी बार कर रखा है, हमने ये वाला जो सवाल है वो कितनी बार आपके अलग अलग शिफ्ट में आया है, ये बात आप जानते हैं। फिर भी समझाने के लिए हम आपको इसका फार्मूला पता है पहले से, फिर हम समझाने के लिए हम एक छोटा सा सर्कल दिखा देते हैं बना के। जैसे आपसे सवाल ये कह रहा है कि अगर दो सर्कल के जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो 11 है, तो अगर R1 प्लस R2 करूंगा तो 8 5 13 हो जाएगा। और ये दूरी कितना 11 है, मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। मैं ये कह सकता हूँ। अब यहाँ से मान लो ये सेंटर हुआ और ये सेंटर तुम्हारा यहाँ पे है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो तुम्हारे पास 11 सेंटीमीटर है। अब एक उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखा है वो तुम्हारे पास ये वाला उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, जिसकी लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। मान लिया कि ये AB है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हमारा आ चुका है केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, वो कितना है, जो स्क्वायर कह रहा हूँ 11 सेंटीमीटर है। और ये जो रेडियस है तुम्हारा, एक वाला रेडियस कितना है, एक तुम्हारे पास 8 सेंटीमीटर और दूसरा कितना है, तो आप बोलेंगे 5 सेंटीमीटर। आपने ये फार्मूला आपने याद करा होगा, टेंजेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है √D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये पढ़ा होगा आपने। डी मतलब केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 1 to 1। माइनस करिए R1 माइनस R2, यानी कि 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरे भाई 9, ठीक है। तो ये बनेगा 112 का अंडर रूट। तो आप अगर पाएंगे तो ये 16 गुणा 7 है, ठीक है। तो 16 में से 4 को बाहर निकालो, रूट अंदर रह जाएगा, यानी 4√7 सेंटीमीटर ये तुम्हारा AB की लंबाई है। तो पहला सवाल मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं होगा, अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप इससे नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल जो है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। 2019 में एक गांव की जनसंख्या 30,000 थी। 19 से 20 तथा 20 से 21 तक जनसंख्या वृद्धि दर 15 और 25% रही है। तो 21 में कितनी जनसंख्या है? सिंपल तरीके से आपसे ये कह रहा है कि पहले 15% का वृद्धि हुआ और फिर 25% का वृद्धि हो गया। समझ गए बात। तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, रेशियो से भी कर सकता हूँ, परसेंटेज से भी, सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगा सकता हूँ। अगर मैं देखूं एक्चुअल में तो आप बोलेंगे 25 और 15 यानी कि 40 और प्लस 15 का 25% यानी कि 3.75 ये बढ़ोतरी हुआ, यानी कि एक्चुअल में 43.75 का बढ़ोतरी हुआ है। या तो तुम ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। ये तुम्हारा फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। अगर हम सेकंड मेथड की बात करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बताइए, रेशियो मेथड। 15% मतलब 100 की वस्तु 115 हो गई, यानी कि 20 की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे 23 हो गई। फिर 25% यानी कि 4 की वैल्यू 5 हो गई। आपसे कह रहा है कि अगर 19 में इतने की वैल्यू है, यानी कि 19 की तुलना किससे कर देंगे, 30,000 की तुलना 80 से, आपको निकालना ये 23 गुना 5 यानी 115। तो ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, इससे निकालना आसान हो जाएगा। आप अगर देखेंगे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। अगर मैं इस 3,000 में से 1,000 को बाहर निकालूं तो 8 से कट जाएगा पूरा पूरा 125 बार में। ये सब तरीके होते हैं फास्ट कैलकुलेशन करने के। तो 375 हो जाए गुना करने पे, इंटू करेंगे 115, इंटू करेंगे 115। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 5 गुना 5 अंतिम में तो 5 आने वाला, ये फिक्स है। तो ये और ये दोनों क्या खत्म हो जाएगा। इस बंदे ने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया, सही चूज किया।
अब गुना करना ही पड़ेगा, अगर आप देखेंगे तो गुना करना ही पड़ेगा क्योंकि लास्ट में दोनों में 25-25 है। तो आइए जरा कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 115 गुना 5 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 575, कैरी हो जाएगा 57। 115 गुना 7 यानी कि 805 और फिर 57 यानी कि 862, कैरी हो जाएगा 86। 115 गुना 3 यानी कि 345 और 86, अगर 345 में 100 जोड़ूंगा तो 445, लेकिन 14 हमारा कम करना पड़ेगा यानी कि 431। तो 431 25 यानी कि कितना हो जाएगा 43,125। इतनी जनसंख्या हो चुकी है 2 सालों के बाद। दूसरा सवाल मुश्किल नहीं था बट कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं और 3 पे आते हैं। अगर ये वैल्यू आपको दे रखा तो इसकी वैल्यू क्या हो पाएगी, आपने कितनी बार पढ़ा होगा इस चीज को बताइए। माइनस से प्लस में जा रहे हैं मतलब स्क्वायर करके +2 किया आ गया होगा, तो हम क्या करेंगे पहले से -2 करके अंडर रूट लगा दो, यानी कि रूट कितना हो जाएगा 27। इसका मतलब हो जाएगा 3√3 और प्लस माइनस बाहर में तो आ ही जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 4 पे आते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भैया। आइए जरा हम एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। जैसा बोले सवाल वैसा कर दो, कुछ भी अपना। ये तो आयत बन गया, तो हम एक काम करते हैं थोड़ा सा और इसको इंक्लाइन कर देंगे ना, तो फिर ये बढ़िया से ऑटोमेटिक शेप जो है मुझे बना के दे देगा, ठीक है। देखा आपने, ये फायदे वन नोट के जिसमें हमने आपको ये बोर्ड लगा के आपको पढ़ाना शुरू किया है। पी क्यू आर एस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि क्यू आर का मध्य बिंदु पी एम है। पी क्यू आर एस ऐसा कुछ है। बिंदु पी जो है बाई ओर के शीर्ष पर स्थित है। ओहो, बिंदु पी जो है वो बाईं ओर के शीर्ष पे स्थित है। उसके बाद अन्य बिंदु घड़ी की सुई की दिशा में, इसे अच्छा सही लिखा हमने फिर तो। पी फिर घड़ी की सुई की दिशा हो जाएगी पी क्यू आर एस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्यू आर का मध्य बिंदु आपसे कह रहा है भैया कि वो क्या है। क्या मैंने सब कुछ सही किया ना। बिंदु पी जो है बाई ओर के शीर्ष पे स्थित है, या हाँ ठीक है फिर। तो आपसे कह रहा है क्यू आर का जो मध्य बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एम हो जाएगा, ठीक है। एक रेखा एस एम खींची जाती है जो बढ़ाई हुई भुजा पी क्यू को टी पे प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पे अगर हम एस एम को मिलाने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे, इसको आगे बढ़ाओ तो ये बढ़ाई हुई भुजा पी क्यू जो है ना, उसको जा करके किसी पॉइंट पे, उसका नाम क्या है टी पे, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है भैया। तो आपसे कह रहा है कि इस पीटी की लंबाई क्या होगी आपको बतानी है। वेयर इज पीटी, यहां से लेकर के आपको यहां तक की जो लंबाई है वो बतानी है कि पीटी की लंबाई क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर ये वाला एम पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो ये लाइन इस लाइन के बराबर हो जाएगा, ये लाइन इस लाइन के बराबर हो जाएगा। हम कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में संबंध ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और क्या देख सकते हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर अगर मैं ये बोलूं आपसे, फिर अगर मैं ये बोल दूं आपसे कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो ये वाले एंगल के बराबर होगा। बोलिए, आमने सामने का जो एंगल होता है समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में, वो क्या होता है, इक्वल होता है। और आपको ये मालूम है कि ये जो लाइन है पी एस वो क्यू आर के पैरेलल है, यानी कि ये वाला एंगल भी इस पी के बराबर हो जाएगा। बोलिए, तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये दोनों एंगल तो ऑटोमेटिक पहले से वर्टिकली अपोजिट है, और साइड क्या हो गया, बराबर, यानी कि एंगल साइड एंगल के माध्यम से मैं ये कह सकता हूं कि एस आर एम जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल टी क्यू एम, टी क्यू एम के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय यूजिंग कौन सा क्राइटेरिया, एएसए को फॉलो करते हुए। अब मुझे यहाँ से एक चीज दिख चुका है कि जो QT या फिर TQ होगा वो SR के बराबर है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो वैल्यू QT है ना, ये यहाँ से यहाँ तक वो इस वैल्यू के बराबर है, और ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि PQ जो है वो QT के बराबर है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर जो PT है वो 2 टाइम्स PQ के बराबर है, और PQ किसके बराबर है, बोलेंगे SR के बराबर, यानी कि 2 टाइम SR के बराबर हमारे सवाल का आंसर आपको देखने को
मिलेगा। तो ये सवाल मुश्किल नहीं है, अगर आप एग्जाम हॉल में इस फिगर को ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सिर्फ 2 ही आएगा। लेकिन ये कैसे हल करेंगे हमने पूरी तरीके से आपको समझा दिया है कि कैसे आपने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस लगा करके इन दोनों साइड को बराबर करेंगे, फिर एक सटीक तरीके से सॉल्यूशन आप इसको निकाल के पाएंगे। क्योंकि सवालों को हल कर लेना अलग बात है और सवालों को समझ जाना, ताकि फिर दोबारा इस तरह का सवाल अगर आए तो हम ना डरें, ये एक अलग बात है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज़ हमेशा के लिए आपका हो जाए। आगे बढ़ते नंबर 5 पे आते हैं। एक धनराशि है 10 वर्ष की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज। एसआई और सीआई के बीच का अंतर कितना है? 310। अगर एसआई की बात करेंगे 3 वर्षों में 30%, सीआई की बात करेंगे 33.1%, अंतर की बात करेंगे तो आप बोलेंगे 3.1% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 310 के बराबर। यानी कि 1% की वैल्यू आप बोलेंगे 100 के बराबर, तो 100% की वैल्यू आप बोलेंगे 10,000 के बराबर। क्या इस सवाल में दम है क्या? आगे बढ़ते, सरल कीजिए। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसे 11 से कट जाएगा, एक बार में सिर्फ 2 बनेगा, पावर 2 बन गया। बोलिए। अब यहाँ देखिए, 4 सते 28 यानी कि 280 माइनस कर लो, 121 यहाँ पे है और भाग यहाँ पे। तो मुझे पहले भाग वाला कारनामा करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 121 और नीचे लाओ 22 प्लस 30। 11 से 11 बार में, 11 से 2 बार में, 2 से ये खत्म हो जाएगा। बोलिए। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 280 प्लस 30 यानी कि 310 और माइनस 11 यानी कि 299 इस सवाल का आंसर है। बेहद ही घटिया सवाल। एक व्यक्ति ने प्रत्येक 42,600 के मूल्य से 2 वस्तुएं बेची। पहली वस्तु पर उसे 25% की हानि हुई, दूसरी वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ। पहले पे हानि होता है, दूसरे पे लाभ होता है। फिर ध्यान को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, तो अपने उत्तर को दशमलव के एक स्थान तक सही देते हुए उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, आपको बताना है। अब यहाँ पे जो इस तरह के सवाल आते हैं ना, हमेशा आप क्या करिए कि यहाँ पे 42,600 का जरूरत नहीं है, आप कुछ भी अपने हिसाब से मान सकते हैं। कुछ भी अपने हिसाब से आप मान लीजिए। एक तरफ 25% की हानि होती है और एक तरफ 20% का लाभ होता है, तो टोटल में कितना लाभ या हानि होता है आपको बताना है। ठीक है, तो हम अगर ये मान के चलते हैं कि SP1 हो चाहे SP2 हो, दोनों ही केस में हम मान लेते हैं कि 100 रुपये में बेचा है। अगर मैं इस वाले केस में अगर मैं SP निकालने की कोशिश करूंगा तो आप पाएंगे CP1 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 100। और ये जो वैल्यू है 25% की हानि के बाद आया है, मतलब ये 3 की वैल्यू आपको निकालनी है 4 की वैल्यू। अगर इस केस से हम CP2 निकालने की कोशिश करेंगे तो आप बोलेंगे ये 100 की वैल्यू है, चूंकि इसे 20% का लाभ हुआ है, मतलब ये 6 की वैल्यू मुझे निकालनी है 5 की वैल्यू। बोलिए, समझ गए बात? अब दोनों ही केस में क्या करता हूँ, CP और SP को जोड़ देता हूँ। तो आप पाएंगे इस वाले केस में अगर हम देखें तो ये अगर आप काट लो, ये 3 से, ये 50 से, ये बन जाएगा आपका 400/3। और इधर जो बन जाएगा आपका, ये कितना टोटल CP की बात करते हैं, टोटल CP की, तो यहाँ बन जाएगा 250/3 यानी कि 650/3। ये हमारा CP हो जाएगा। अब हम मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो यहाँ अगर मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, टोटल CP हमारा 650/3 हो गया और टोटल जो SP है वो 100 प्लस 100 यानी कि 200 के बराबर है। 50 गुणा 4, 50 गुणा 13, तो आप पाएंगे 13:12 यानी कि आपको लॉस हुआ है। और ये लॉस कितना हुआ है, तो आप बोलेंगे 1/13 के बराबर, इंटू कर लो 100%, यानी कि 13×7=91, 90, 13×7=91, लगभग 7.7% का इसको लॉस हुआ है। तब इस बात को समझ पा रहे हैं कि जब भी इस तरह का सवाल आए तो इसको जो एक्चुअल वैल्यू दे रखा है 42,600, इसकी आवश्यकता नहीं है, आप अपने हिसाब से मान के भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने आपके सामने करके दिखाया, 100 और 100 मान के भी हमने करके आपको दिखाया है। ठीक, केंद्र O और व्यास EF वाले एक वृत्त में 2 जीवाएं AE और AF है। तो एंगल AEF की मान ज्ञात करें, आप मन से भी कर सकते हैं, आप मन में इसका आंसर निकाल भी चुके होंगे अगर आपने ध्यान दिया हो तो। केंद्र O है और व्यास EF है। हमने एक मान लिया कि हमारे पास एक व्यास हमारा E और F है। ये बीच का जो पॉइंट है वो क्या है, सेंटर हमारा O है। ठीक है, तो आपसे कह दिया कि एक पॉइंट अगर हमने यहाँ पे रख दिया A और AE को हम मिला दें और फिर हम AF को मिला दें। ठीक है,
तो चूंकि ये ब्यास है डायमीटर, तो ये तो 90 हो जाएगा, ये मुझे फिक्स पता है। आपसे कह रहा है कि AEF ज्ञात करो, ये आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर ये 90 है, बोलिए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आपसे कह रहा है कि AE इज इक्वल टू AF ऑलरेडी अगर है तो आमने सामने का जो एंगल हो जाएगा दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45। है ना घटिया सवाल? मैंने पहले ही कहा था कि आप मन में कर लिए होंगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 45% की छूट देने पर 45% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य पर 50% की छूट दिया जाए तो लाभ कितना होगा? मान लिया कि अंकित मूल्य हमारे पास कितना है, 100, तो हमने 45 का डिस्काउंट दिया, यानी कितने में सेल किया, तो आप बोलेंगे 55 में सेल किया, तब भी इसको CP कितना मिलता है, इसको ये 45% का लाभ होता है। मतलब अगर मैं CP निकालूंगा तो आप बोलेंगे ये 145 के बराबर है, मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। तो अगर आपसे सवाल ये कह रहा है कि अगर इस MP में 45 नहीं बल्कि 50% का डिस्काउंट दिया जाए, यानी 50 में ही सेल करी जाए, तो कितना आपको लाभ होगा, आपको बताना है। यानी अगर CP हमारे पास ये मुझे फिक्स है, अगर मैं इस SP को 50 यहाँ ले आऊं तो कितना लाभ होगा, आपको बताना है। 50 गुणा 2, ये 11 बार में, और ये आपका हो जाएगा 2 और 9, यानी कि 11 दूना 22 बन गया आपका 29। तो आप पाएंगे कि 7 का प्रॉफिट हो रहा है 22 वाले केस में, इंटू कर लो 100%। 11 और ये हो जाएगा 50, यानी कि 350/11 अगर आप करेंगे तो 31 टाइम्स प्राइम फैक्टर इंटू आपका ये परसेंट आपको देखने को मिलेगा। इस बंदे ने ऑप्शन नंबर छोड़ दिया। ये सवाल उतना मुश्किल नहीं जितना आपको लग रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 पे आते हैं। गोले का वॉल्यूम क्या होगा, व्यास दे रखा है तो R निकालो, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। अगर पाई आर क्यूब की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर होता है 154 का, जब R की वैल्यू 7 होती है, 3 गुना का मतलब 9 गुना, एक R एक्स्ट्रा है 21 कर दो। ये शॉर्टकट तरीके हैं जो कि आपको सीखना चाहिए। अगर हम देखेंगे 616 हो जाएगा 963, तो आप यहाँ पाएंगे कि 6 गुणा 3, अंतिम डिजिट 8 आने वाली है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। मध्यानुपाती निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, रूट अंडर निकाल दो। दोनों को मल्टीप्लाई करो, डेसिमल 4 डिजिट के बाद आ जाएगा, यानी कि आंसर जो होगा वो 2 डिजिट के बाद हमारा आंसर होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये तरीके हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करने के। अब यहाँ 0.7 निकालो, यहाँ 0.3, यानी कि 0.21 इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको हर चीज समझा दूं जो मुझे आता है। दिलीप जो है 90 वस्तुएं 13,320 में खरीदता है और उन्हें 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पे सेल करता है। आपको ये मालूम मेरे भाई कि तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर मैं ये बोलूं आपसे कि 90 वस्तुएं खरीदा, तो मुझे नहीं पता कि वस्तु का SP कितना है, तो हम मान लेते हैं कि SP ऑफ 1 वस्तु, एक वस्तु का SP हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस के वो X के बराबर है। तो तुम ये कह रहे हो कि 90 वस्तु अगर बेचेंगे तो हम 90X में सेल करेंगे, ठीक है। और मुझे जो हानि हुआ है वो SP के बराबर ही हुआ है 8 वस्तु के SP के बराबर, यानी कि इस सेलिंग प्राइस में अगर हम 8 वस्तु को जोड़ दें, जो लॉस हुआ है ये मेरा क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, ये मेरा क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप X की वैल्यू निकाल लो, जो कि हमारा SP जो हमने माना है वही आपसे पूछ रहा है, यानी कि 13,230 को डिवाइड करेंगे हम 90X। बोलिए, डिवाइड करेंगे हम 90X। आइए जरा काट लेते हैं। 14 7 98, या फिर 7 से काट लो 14 बार में, 7 एकम 7, 6 2 7 8 56, 7 9 63 और 0। तो ये 14 से कटने वाला है क्या, 14 एकम 14, 14 तिया 42, 14 25 70, यानी कि 135 जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। साइन अगर 3/5, यानी कि ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा हाइपोटेनस, तो B कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4 के बराबर। अब ये निकालना कौन सा बराबर है, 4/5 प्लस 3/4 और -1, जो घटाव कर लो, इसका आंसर निकाल लो। साइन 2/5 अगर है तो आपको, अगर A न्यून कोण है तो आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है। इसकी वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। न्यून कोण होने का मतलब ये कह रहा है कि आपसे जो है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसका मतलब ये हुआ कि साइन कॉस कोसेक सब चीज पॉजिटिव आएंगी, यही कहने का मतलब हुआ। तुम ऐसे निकाल सकते हो कि अगर ये P है, तुम्हारा H है, तो B की वैल्यू क्या होगी, 25 - 4, यानी कि √21, √21।
अब यहाँ अगर तुम देखोगे 5 इंटू साइन है यानी कि कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2/5 प्लस 2 इंटू इसका उल्टा होता है साइन का, मतलब मैं कह सकता हूँ इंटू कर लो 5/, ठीक है। √21 इंटू सेक का मतलब हो जाएगा b/h, यानी कि √21 और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 के बराबर। आइए जरा हल कर लेते हैं, 2 काटेंगे तो फिर काट लेता हूँ, ठीक है। ये 10/5 और प्लस 5×5 = 25, तो 10 और 25 35। क्यों ऐसा करूँ, मैं 5×5 काट लेता हूँ ना, पागल हूँ क्या मैं। तो 5 तो 7 और नीचे हो जाएगा 21 और 5 जाएगा आपका ऊपर। क्या मिस्टेक करी मैंने, कुछ मिस्टेक करी है मैंने। ये अगर आप देखेंगे साइन की वैल्यू 2/5, तो 5 इंटू 2/5 प्लस 2 इंटू कॉसेक का मतलब 5/2 से 2 कट जाएगा, 2 और 5 ऊपर हमारा 7 आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है, √21 इंटू √21, यानी वैल्यू हो जाएगा 21/5। कितना हो जाएगा भैया, 21/5, ठीक है। यानी जो वैल्यू है 7 इंटू 5/21, यानी कि 7 तिरिकी 21। हमारा आंसर 5/3 क्यों आ रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आ रही। हमारा आंसर 5/3 क्यों आ रहा है, कुछ मिस्टेक करी हमने। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, यानी 25 माइनस 4 का अंडर रूट, यानी कि 21 हमारा बेस हो जाएगा रूट में, ठीक है। अच्छा, हमने मिस्टेक ये करी है भैया, मैं समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, होती है कभी कभी मिस्टेक हो जाती है इंसान से। ये हमने क्या किया, b/h कर दिया, बल्कि ये क्या है, h/b है, उल्टा करना पड़ेगा मुझे, यानी कि 5/√21 करना पड़ेगा। अभी कितना आसान हो जाएगा, देखो आसानी से कटने वाला सारा सवाल है ये, और मेरे छोटे से मिस्टेक से 2 बार मुझे करना पड़ा, ऐसा हो जाता है कभी कभी। और अगर इसको हल करें, ये आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा कि ये AQ प्लस BQ प्लस CQ है, और ये माइनस गुना कर लो, ये आपका 3ABC के बराबर है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा A² प्लस B² प्लस C², माइनस AB माइनस BC माइनस C। ऐसा होता है, यानी जो फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C, वही सवाल का आंसर हो जाएगा, बाकी ये कट जाएगा नीचे की तरफ, तो 150 कितना हो जाएगा, 200। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन A की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √3/2, और ये तब होता है जब A की वैल्यू 60 होती है। यहाँ पटक दीजिए तो आप पाएंगे कि 3 इंटू √3/2। हालांकि ये फॉर्मूला भी होता है 3 sin A माइनस 4 sin Q, A का वैल्यू होता है साइन ऑफ 3A, ये फॉर्मूला है। यानी कि आपको निकालना है साइन 180 की वैल्यू, साइन 180 माइनस अगर मैं 0 कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। यानी ये साइन 0 सेकंड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, साइन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा विकल्प किसी भी कंपनी के द्वारा किसी उत्पाद के अधिकतम उत्पादन को दर्शाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो किसी भी कंपनी के द्वारा किसी उत्पाद के अधिकतम उत्पादन को दर्शाता है। ओहो अच्छा, 25 35 10 15, सबसे मैक्सिमम उत्पाद किसने किया, 40। ये है कौन, तो आप बोलेंगे कंपनी 3 है और उत्पाद का नंबर C है। बेहद ही घटिया किस्म का सवाल। एक आदमी जो है कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, उसी कार्य को, ठीक है, महिला यानी कि फीमेल जो है वो 8 दिनों में पूरा कर लेती है, तो साथ में कितना वक्त लगेगा, तो 40। यहाँ देखो LCM अगर निकाला 40 आ गया, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 और 5 डिवाइड कर दो 9 से, तो आप पाएंगे 40/9 इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा। स्टार्टिंग के 5-6 सवाल बहुत बढ़िया थे, अब देखो फिर वही घटिया सवाल आ रहे हैं। फिर आपसे ये कह रहा है कि देखो एक वृत्त में x वृत्त के त्रिज्या केंद्र से y cm की दूरी पर स्थित है, त्रिज्या दे रखा है x वृत्त के केंद्र से y cm की दूरी पर स्थित है, बिंदु x से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई अगर 21 है तो y का मान ज्ञात करें। आपने कितनी बार देखा होगा ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लिया एक सर्कल हमने बनाया, ये सर्कल नहीं था इसलिए हमने मिटा भी दिया, ये सर्कल है,
तो आपसे ये कह रहा है मेरे भाई कि यहाँ पे एक बीच में 20 सीएम त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक्स वृत्त के केंद्र से y सीएम की दूरी पे एक बिंदु स्थित है। ठीक है, यहां से कोई बिंदु है, बिंदु का नाम है x, और यहां से दूरी कितना है तो आप बोलेंगे y सीएम। रेडियस है 20 सीएम। आपसे कह रहा है कि इस x पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है रेडियस, तो आप बोलेंगे 20 सीएम। तो क्या ये y सीएम निकालना आपके लिए बहुत बड़ा कारनामा है? बिल्कुल नहीं, लगा दीजिए पाइथागोरस, यानी कि 29 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। हम बस समझाने के लिए आपको फिगर बनाते हैं, बाकी आपको पहले से आंसर मालूम होता है। एक व्यक्ति 5% वार्षिक की दर से 4500 रुपया और 8% की दर से 5500 रुपया का कम ब्याज के दर पर निवेश करता है। दोनों निवेश 4-4 वर्ष के लिए होता है। तो आपसे कह रहा है कि निम्न ब्याज दर से प्राप्त धनराशि उच्च ब्याज दर से प्राप्त धनराशि का कितना परसेंट है। अब यहाँ पे देखो, ब्याज की बात नहीं कर रहा है, पूरे धनराशि की बात कर रहा है, कितना प्राप्त हुआ। तो आप अगर देखेंगे तो 5 चौका 20%, और यहाँ देखेंगे तो 8 चौका 32%, यानी कि 4500 का 20% एक्स्ट्रा, यानी कि अब मिलता है 6/5। फिर बात करेंगे 5500 का 8 चौका 32, यानी कि 100 की वैल्यू आपको निकालनी है 32, 132, ये हमारा ब्याज प्राप्त होगा। अब ये आपसे कह रहा है कि जो उच्च धनराशि है वो कितना परसेंट है, निम्न धनराशि उच्च धनराशि का कितना परसेंट है, सवाल आपका यही कह रहा है। तो आओ जरा हल करें। 2 जीरो यहाँ से काटो, 2 जीरो यहाँ से। अगर आप 5 से काटेंगे तो कट जाएगा ये पूरा पूरा 9 बार में, बोलिए ना। 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 6 दूना 12, बोलिए। अगर आप देखेंगे 100 है तो 100 कट जाएगा 25 बार में, सॉरी 20 बार में, और ये कट जाएगा 55 11 बार में। ठीक है भैया, ठीक है ना? ओके। और कटेगा क्या? हाँ कटेगा बिल्कुल, ये 10 बार में, और ये कट जाएगा आपका 11 बार में। तो आप पाएंगे कि 92:121। अब ये छोटा धनराशि इस बड़का का कितना परसेंट है, अब ये निकाल दीजिए आप। 90/121 इंटू कर लीजिए 100%। तो ऑप्शन देखो आप कितना बड़ा बड़ा गैप है। तो हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, इस 121 को हम 120 बनाते हैं। तो ये 3 बार में और ये 4 बार में, और 4 से कट जाएगा 25 बार में। तो आप पाएंगे कि 75% के अनुमानित हमारा आंसर है। अगर एक्यूरेट की बात करूं तो आप देखो, हमने 121 को हमने 120 बनाया है, मतलब वैल्यू को छोटा किया। तो भाग देने पे अगर हम छोटे वैल्यू से भाग देंगे तो थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा, यानी एक्चुअल वैल्यू से भाग देने पे 75% से थोड़ा सा कम वैल्यू इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 75 से कम कौन सा है? 74%। बाकी देखो बहुत कम है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सरल कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? a+b² माइनस a माइनस b का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू ए बी, यानी कि 4 इंटू 3x इंटू 2y। 4 3 12 दूना 24 इंटू XY। ये तो मजाक हो गया भैया। एक मोटर नाव जिसकी स्थिर जल में चाल जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर का है, धारा की प्रतिकूल इतना किलोमीटर की दूरी तय करने और फिर वो अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटने में 3 घंटे का समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। बिल्कुल ठीक। 22 किलोमीटर जाती है और 22 किलोमीटर आती है। स्थिर जल में चाल 20 था, हम मान लिया कि जब जाती है तो 20 + x, और जब आती है भैया तो आप बोलेंगे 20 - x, और टाइम लगाता है 3 घंटा। मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये कॉमन लेके आप 3 से काट सकते हैं, इसको तुम नीचे भेज दो। तो अगर मैं एलसीएम निकालूंगा इन दोनों का, तो a+b इंटू a माइनस बी, यानी कि a² माइनस b²। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 20 - x, ये हो जाएगा 20 + x, और ये आएगा 3/22, जो कट जाएगा पूरा पूरा 7.5 से, यानी कि 15/2। ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो x से तुम्हारा x खत्म हो गया, 20 20 40 है, ये 40 जो है पूरा पूरा कट जाएगा 2 से, यानी कि सिर्फ 20 बचेगा। ठीक है, 20 × 15 यानी कि 300 इज इक्वल टू 400 माइनस x², यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 100 का अंडर रूट, यानी कि 10। x की वैल्यू आ चुकी है 100 का अंडर रूट, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, और ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इस बंदे ने ऑप्शन नंबर 1 चूज करा है। भाई आसान सवाल को मिस्टेक ना करो, बहुत रैंक तुम्हारे पीछे हो जाएगी।
178 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध, वाटर और मिल्क रेशियो कितना है? तो आप बोलेंगे 5:7। मिश्रण में पानी और दूध के अनुपात को 3:4 करने के लिए कितना पानी मिलाना है? अगर हम बोलेंगे कि 3:4 करना है और आपको पानी मिलाना चाहते हैं, पानी और दूध के अनुपात 3:4 बनाने के लिए आपको पानी मिलाना है, मतलब ये मिल्क जो है ये मुझे सेम करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 7 5 12 है और ये 4 3 7 अलग अलग है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे मिल्क को बराबर करना है, तो मैं ऊपर करूंगा 4 से मल्टीप्लाई, नीचे करूंगा 7 से मल्टीप्लाई। तो आप पाएंगे 5 चौका 20 और ये बन जाएगा 28, और ये बन जाएगा आपका 7 तिरिकी 21 और ये बन जाएगा 7 चौक 28। तो आपने देखा ध्यान से कि ये दोनों जो मिल्क हो गया वो इक्वल हो गया, सिर्फ पानी को मिलाया गया है, एक से मिलाया गया, पानी को एक मिलाया गया। और आप ये कह रहे हैं भैया कि मिलाने के बाद ठीक है, अब ये स्टार्टिंग का जो इनिशियल हमारे पास था वॉल्यूम वो कितना था? 48 था, और ये 178 की वैल्यू 48 के बराबर है। आपने एक जो है पानी मिलाया है, आप उस पानी की जो वॉल्यूम है या मात्रा है जो बोलिए उसको निकालना पड़ेगा आपको। ये काट लीजिए 24 से, ये काट लीजिए आप 8 और 9 से, 24 या 72, 17 ऊपर और 24 नीचे, इतना लीटर पानी हमने मिलाया है जिससे कि हमारे सवाल का आंसर आपको मिलेगा। तो आसान सवाल था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। 24 पे आते हैं, किस स्कूल की कुल आय में दान से होने वाली आय का प्रतिशत सबसे अधिक है? किस स्कूल की कुल आय में से दान से होने वाली आय का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है? सवाल आपसे ये कह रहा है कि पहले आप एक काम कीजिए, आय का स्रोत देखिए कहाँ कहाँ से, दान से, ट्यूशन फी, अनुदान है, परीक्षा फीस, अन्य, तो इन सबको आप जोड़ लीजिए। इन सबको जोड़ने के बाद आपसे कह रहा है कि दान का अलग अलग निकालिए कि वो परसेंटेज किसका सबसे ज्यादा है, ठीक है। वो इस सवाल का आंसर आपका बनेगा, ठीक है। तो ये लेंदी सवाल है, टाइम टेकिंग सवाल है, 1 मिनट तो कम से कम लगना ही चाहिए आपको, एग्जाम हॉल में लग ही जाएगा, कितना भी आप दम लगा लो 1 मिनट तो लग ही जाएगा। क्योंकि सवाल ये कह रहा है कि आप पांचों का अलग अलग चेक करना पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ये बन गया 14, 28, 42 और 11, 53, ठीक है, 53 और 10, 63 और 16, 79 और फिर 2, इतने में से आपको निकालना है कि ये 140 कितना परसेंट है। तो ये 140 अपॉन 792 का परसेंट निकालो, तो ये हमारा निकला किसका? पी का निकला। ठीक वैसे ही आपको क्यू का निकालना है, आर का निकालना है, एस का निकालना है और टी का निकालना। जो सबसे अधिक होगा आपको वो निकाल के बताना है कि वो कितना अधिक है। ये आपका सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप तो अगर चेक करेंगे तो एस का जो है इसका आंसर जो है वो निकल गएगा। देखो इस भाई ने ऑप्शन नंबर छोड़ भी दिया है क्योंकि वो टाइम टेकिंग सवाल है, आसान सवाल है लेकिन टाइम टेकिंग, हमने समझा दिया कैसे करना है, आप खुद से कर सकते। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि स्टोर बी के द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप की संख्या। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे डेल और एचपी का अनुपात आपको दे रखा है, जो रेशियो है डेल और एचपी के लैपटॉप की संख्या का अनुपात है। तो बी द्वारा बेचे गए लैपटॉप, जो डेल लैपटॉप की संख्या यानी कि इसकी बात कर रहा है, और ई और एफ द्वारा बेचे गए एचपी लैपटॉप की संख्या से कितने परसेंट अधिक है आपको बताना है। तो ई और एफ किधर है? ई और एफ का यहाँ पे 3 और 1 यहाँ पे जो बात कर रहा है कि जो एचपी लैपटॉप का संख्या है उससे कितना अधिक है आपको बताना है, ठीक है। बढ़िया सवाल। यहाँ हम बात करेंगे टोटल संख्या 11,200 है, मुझे इससे मतलब नहीं होगा जहां तक मुझे यकीन है, क्योंकि अगर यहाँ बी को देखेंगे तो बी कितना है? 25%। बी कितना भैया? 25%। अगर हम ई और एफ की बात करें तो आप यहाँ पाएंगे कि ये कितना हो जाएगा? 14% और ये आपका 10%, ठीक है। जहां तक मुझे दिख रहा है धुंधला सा, उम्मीद है कि यही होगा, ठीक है। तो इसमें से आपसे कह रहा है कि जैसे मान लीजिए 25% का ये 7 और 6 का जो अनुपात है, तो मैं कहूँगा 25 का तुलना 713 से मुझे निकालना है 7 की वैल्यू H2, ठीक है। यहाँ 14 है और ये 4 3 7 है, तो 7 की वैल्यू अगर 14 है तो दुगुना कर दो, यानी कि 3 दूना 6 की बात करने वाले हैं, और प्लस 3 1 4 की वैल्यू अगर 10 है तो 2.5 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 1 की वैल्यू 2.5 यानी कि 5/2। आपसे कह रहा है कि ये वैल्यू इसका कितना ज्यादा है, आपको वो निकालना है।
तो और जरा गुना कर लें, ये बन जाएगा 175 और ये बन जाएगा आपका बटा 13 है, बटा 13 है, ये बन जाएगा 12×5 = 17/2। तो इसको और हम थोड़ा सिंपल करते हैं, ये बन जाएगा आपका 350 और ये बन जाएगा आपका 17×3 = 51 कैरी 5, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22। कितना ज़्यादा है आपको ये चेक करना है, तो आप बोलेंगे 129 ज़्यादा है, 221 के बेस पे इंटू कर लो 100%, इंटू कर लो आप 100%। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ऊपर वाले वैल्यू को 130 करूँगा, नीचे वाले वैल्यू को 220 करूँगा। हमने नीचे वैल्यू को थोड़ा कम किया तो वैल्यू क्या होगा, थोड़ा जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ऊपर का वैल्यू बढ़ाया फिर भी ये प्लस में आएगा। मतलब मैं कहूँगा दोनों ही केस में जो हमने कारनामा किया, अप्रोक्सीमेशन लगाया है, वो इस आंसर को थोड़ा अधिक दिखाएगा। बताइए, तो इंटू कर लो 100%, उससे थोड़ा सा कम ही सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि 1300 नहीं, एक और बार काट लेते हैं, यानी कि बन जाएगा आपका 50, यानी कि 650/11। तो आप बोलेंगे अब यहाँ पे 11×6 = 66 यानी कि 60% से कम आ रहा है, और उससे थोड़ा सा और कम हमारा आंसर होगा। यहाँ पे 64 है, जो कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं दिख रही है। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमने यहाँ पे देखा है ये 14% ही तो है, या फिर कुछ और है, ये 25% है या कुछ और है, ये 10% तो है, कुछ और है। थोड़ा धुंधला दिख रहा है, बाकी आप समझ रहे हैं कि हम किस तरीके से इस सवाल को हल करेंगे। हमने पूरी तरीके से करके आपको दिखा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज पसंद आ रहा होगा। बाकी आप देख लेना एक बार कि ये अंदर झांक के थोड़ा सा जूम करके, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने लैपटॉप पे जूम कर रखा है फिर मुझे नहीं दिख रहा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी नहीं दिख रहा होगा। बट मोटिव ये नहीं है कि आपको सवाल करने आना चाहिए, बस ये जरूरी है। ठीक है, सवाल को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।